हेलो, आज हम लोग देख रहे हैं विज़न आईएएस मंथली मैगज़ीन अगस्त की, जिसमें आईआर का थर्ड टॉपिक देखेंगे, दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति, सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तो ये न्यूज़ में क्यों है? देखिए, हाल ही में भारत ने यूएसए के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा साझेदारी में स्वयं को शामिल नहीं किए जाने पर चिंता व्यक्त की। तो देखिए, जो यूएसए के नेतृत्व में क्या है, खनिज सुरक्षा साझेदारी, ठीक है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप हुई थी। तो उसमें क्या है, इंडिया को शामिल नहीं किया गया। तो इंडिया ने क्या है, उस पर चिंता व्यक्त की। तो एमएसपी के बारे में, क्या है एमएसपी? यह अमेरिका के नेतृत्व में 11 देशों की एक महत्वाकांक्षी साझेदारी है। ठीक है, तो ये अमेरिका इसका नेतृत्व करता है और 11 देश हैं इसमें। उनकी क्या है, एक महत्वाकांक्षी साझेदारी, एक पार्टनरशिप है 11 देश और अमेरिका की। इसका उद्देश्य क्या है? दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और मजबूत बनाना है। इन दुर्लभ खनिजों में कोबाल्ट, निकेल, लिथियम और अन्य दुर्लभ भू खनिज शामिल हैं। देखिए, क्या होता है, दुर्लभ खनिज वो होते हैं जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो क्या है, ये किस लिए हुई थी कि जो भी दुर्लभ खनिज है उनकी आपूर्ति श्रृंखलाएं, मतलब दूसरों को जो सप्लाई होती है उसको सुरक्षित और मजबूत बनाना है। ठीक है, तो इन दुर्लभ खनिजों में शामिल होते हैं जैसे कोबाल, निकल, लिथियम और अन्य जो भी दुर्लभ भू खनिज है। तो इसके सदस्य देशों में कौन है? अमेरिका, जो 12 देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय आयोग शामिल हैं। ठीक है, ये लोग इसमें शामिल हैं। इस गठबंधन का उद्देश्य सरकारों और निजी क्षेत्र में निवेश प्राप्त करना है। इससे देशों को उनके भूवैज्ञानिक संसाधनों के आर्थिक विकास का पूर्ण लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो ये देखिए, जो गठबंधन बनाया गया है, जो एमएसपी बना है, इसका उद्देश्य था कि जो सरकारों और जो निजी क्षेत्र हैं, उनसे निवेश प्राप्त करना। ठीक है, और क्या है, इससे देशों को उनके भूवैज्ञानिक संसाधनों के आर्थिक विकास का पूर्ण लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो जो भी इसमें देश है, उनके पास जो भी संसाधन है, ठीक है, भूवैज्ञानिक संसाधन, उनकी क्या है, के आर्थिक विकास का मतलब का पूर्ण लाभ प्राप्त करने में इनको मदद मिलेगी। देखिए, अगर क्या होगा कि इन लोगों को अगर अच्छे से इन्वेस्टमेंट प्राप्त होगा, तो क्या है, जितने भी इनके ऐसे संसाधन हैं उसका वो विकास कर सकेंगे। ठीक है, उनको उसका लाभ मिल सकेगा। यह गठबंधन दुर्लभ खनिजों की अधिक मांग और इन खनिकों के आपूर्ति श्रृंखला में चीन के प्रभुत्व के कारण अस्तित्व में आया। उल्लेखनीय है कि इन खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में विशेष रूप से उत्पादन के प्रसंस्करण चरण में चीन का प्रभुत्व है। तो देखिए, ये संगठन क्यों आया है ना सामने? इसलिए आया कि दुर्लभ खनिजों की एक तो बहुत ज़्यादा मांग है। ठीक है, और क्या है, इनकी जो आपूर्ति श्रृंखला है, मतलब जो सप्लाई चेन है, उसमें चीन का प्रभुत्व है, मतलब ज़्यादातर चीन उसको कंट्रोल करता है। उल्लेखनीय है कि इन खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में विशेष रूप से उत्पादन के प्रसंस्करण चीन में, मतलब जो भी इनका उत्पादन होता है, ठीक है, उसमें क्या है, उसके जो प्रसंस्करण चरण है, ठीक है, उसमें क्या है, चीन का प्रभुत्व है, ज़्यादातर चीन में होता है। वर्ष 2019 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो तथा पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का कोबाल्ट और दुर्लभ भू खनिजों के वैश्विक उत्पादन में क्रमशः 70% और 60% का योगदान था। अब ये बता रहे हैं कि सिर्फ दो कंट्रीज़ का कितना ज़्यादा इस पे मतलब कंट्रोल है। ठीक है, एक तरीके से तो ये बता रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, डीआरसी, उसका जो है कोबाल्ट और दुर्लभ भू खनिज है, उनके वैश्विक उत्पादन में 70%, और जो चाइना है उसका क्या है, 60% योगदान है वैश्विक उत्पादन में। दुर्लभ खनिजों और उनके महत्व के बारे में परिभाषा देखिए, ये प्राथमिक और प्रसंस्कृत दोनों प्रकार के ऐसे खनिज संसाधन हैं जो आधुनिक प्रौद्योगिकियों, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालियों में आवश्यक इनपुट के रूप में काम करते हैं। तो देखिए, दुर्लभ खनिज है क्या? या तो मतलब प्राथमिक, या फिर मतलब आप जैसे कि डायरेक्ट उनका यूज़ होता है, या उनको प्रसंस्कृत करके, ठीक है, उनको यूज़ करते हैं। प्रसंस्कृत मतलब प्रोसेस, डायरेक्ट देखिए, जैसे किसी खनिज का डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, या उसको मतलब वो डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उसको उसकी प्रोसेसिंग करके यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे दोनों खनिज संसाधन जिनका क्या है, जो रीसेंट टेक्नोलॉजीज़ है, इकोनॉमिक्स है, या फिर जो सुरक्षा प्रणाली में इनको यूज़ किया जाता है, इनकी ज़रूरत पड़ती है, इनपुट के रूप में इनको यूज़ करते हैं, इनकी अनुपलब्धता और मूल्य अस्थिरता के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अगर ये नहीं है तो इसके कारण क्या है, जो हमारी सप्लाई चेन है वो बाधित हो जाएगी। ठीक है, उसमें दिक्कत आएगी। इसमें शामिल है, इनमें धात्विक और अधात्विक दोनों खनिज शामिल हैं। ठीक है, इनमें धात्विक और अधात्विक दोनों तरह के खनिज शामिल हैं। ये हैं, जैसे इनके एग्जाम्पल है एंटीमनी, बेरिलियम, कोबाल्ट, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, इंडियम, लिथियम, नायोबियम, रेनियम, टेंटलम, सिलिकॉन, स्ट्रोटियम, वेनेडियम, जिरकोनियम,
17 दुर्लभ भू खनिज, भारी और हल्के आदि। ठीक है, तो ये हमारे दुर्लभ खनिज होते हैं। इन्हें महत्व क्या है, इन्हें दुर्लभ की श्रेणी में इसलिए रखा है क्योंकि अर्थव्यवस्था पर इनका प्रभाव अन्य कच्चे माल की तुलना में अधिक होता है, साथ ही इनके विकल्प भी सीमित है। तो दुर्लभ खनिज क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तो देखो मुश्किल से मिलते हैं, और क्या है कि इन पर अगर ये नहीं मिले तो अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, एमएसपी के बाहर होना भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है। अब अगर इंडिया इसमें शामिल नहीं होता है तो इंडिया के लिए चिंता का विषय क्यों है। आमतौर पर दुर्लभ खनिजों का उपयोग उन्नत प्रौद्योगिकी और कम उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, इन जो ये जो मिनरल्स है, ठीक है, इनका यूज़ क्यों करते हैं कि अच्छी टेक्नोलॉजी, ठीक है, बनाने में, और कम उत्सर्जन मतलब ज़्यादा उत्सर्जन ना हो, ऐसी वाली टेक्नोलॉजी में इनका यूज़ किया जाता है। तो क्या है कि उदाहरण के लिए सेमीकंडक्टर्स, हाइब्रिड कारों, पवन टरबाइनों, बैटरियों, रक्षा उपकरणों आदि के निर्माण में। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया है इनने, जैसे सेमीकंडक्टर है उसका यूज़ होता है हाइब्रिड कार बनाने में, पवन टरबाइन में, बैटरियों में, रक्षा उपकरणों में। ये भारत की अर्थव्यवस्था की डिजिटल अर्थव्यवस्था में रूपांतरण में महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने में, डिजिटल इकोनॉमी बनाने में ये इंपॉर्टेंट है। इसके निम्नलिखित उद्देश्यों इनसे निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। सेमीकंडक्टर्स, बैटरी आदि में घरेलू विनिर्माण की क्षमता को हासिल करके विविध क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, हमारा गोल है आत्मनिर्भर भारत। तो क्या है, जो सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है, या फिर बैटरीज है, अगर इनके घरेलू मतलब हम घर इनको अपने उधर ही बनाने लगे अपने देश में, ठीक है, ऐसी क्षमता हासिल कर ले तो क्या है, हम बाकी क्षेत्रों में जो है आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है। ये बेहतर विद्युत नेटवर्क, ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था और बैटरी स्टोरेज के माध्यम से ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। तो क्या है, इससे क्या है, बेहतर विद्युत नेटवर्क बनेगा। ठीक है, ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था होगी, मतलब ऐसी लाइट जो मतलब जिससे एनर्जी कम यूज़ हो। ठीक है, बैटरी स्टोरेज के माध्यम से क्या है, ऊर्जा दक्षता को बढ़ा सकते हैं। ये ई मोबिलिटी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेज़ी से अपनाने और उनका विनिर्माण करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी ई मोबिलिटी है, ठीक है, इसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या है, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेज़ी से अपनाने उनका विनिर्माण करने में मदद कर सकते हैं। अगर ये हमें खनिज मतलब हो, तभी क्या है, हम इन सब का अच्छे से निर्माण वगैरह कर सकते हैं तेज़ी से। अभी वैसे इलेक्ट्रिक वाहनों को ज़्यादा वो दे रहे हैं प्रोत्साहन। ठीक है, उन सब में ये सब काफ़ी यूज़ होते हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक कारों में पारंपरिक कारों की तुलना में 6 गुना अधिक दुर्लभ खनिजों का प्रयोग होता है। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक कार बनती है उसका जो मतलब पहले से जो कार बनती है उसकी तुलना में क्या है 6 गुना अधिक दुर्लभ खनिज का यूज़ होता है। ये स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऊर्जा प्रणाली का कार्बनीकरण कार्बनाइजेशन करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी अपनाते हैं, ठीक है, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, तो क्या है, इसके माध्यम से मतलब जो हमारी ऊर्जा एनर्जी मतलब हमें जहाँ जहाँ से एनर्जी मिलती है, ठीक है, उसका डीकार्बनीकरण मतलब करने में मदद मिल सकती है। ठीक है, वैसे अभी हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एनवायरनमेंट में जा रही है, तो ये कह रहे हैं कि इससे क्या है, डीकार्बनाइजेशन हो सकता है। इन प्रौद्योगिकियों के लिए दुर्लभ खनिजों की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो क्या है कि ये अब जो टेक्नोलॉजी है इनमें क्या है, दुर्लभ खनिज ज़्यादा यूज़ होते हैं। उदाहरण के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा संयंत्र जो समान आकार के गैस संयंत्र की तुलना में 13 गुना अधिक दुर्लभ खनिजों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, जो अपतटीय पवन ऊर्जा संयंत्र होते हैं, ठीक है, जो मतलब हमारे तट होते हैं उस पर जो पवन ऊर्जा संयंत्र लगते हैं, मतलब उस वो अगर सेम साइज़ के जो गैस संयंत्र है उसकी तुलना में क्या है, 13 गुना उसमें अधिक दुर्लभ खनिजों की आवश्यकता होगी। दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति में चुनौतियां। अब इसकी आपूर्ति में चुनौतियां क्या है, दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण और प्रसंस्करण के उच्च भौगोलिक संकेंद्रण के कारण अधिक देश इसके आयात पर निर्भर है। तो देखिए, ये कहीं कहीं मिलते हैं, ठीक है, फिर इसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, तो इसके कारण क्या है कि ज़्यादातर देश इसका इम्पोर्ट करते हैं। अब ये देख लेते हैं भारत की घरेलू चुनौतियाँ क्या है। घरेलू भंडार, सीमित क्षमता और अंतर एजेंसी समन्वय की कमी के कारण सभी महत्वपूर्ण खनिजों का घरेलू भंडार नहीं खोजा गया है। ठीक है, एक तो भारत के पास सीमित क्षमता है, ठीक है, और एजेंसियों में समन्वय नहीं है। इसके कारण क्या है कि अभी तक जो इम्पोर्टेंट खनिज है उनका घरेलू भंडार नहीं खोजा गया, कहाँ है ये सब। ठीक है, दुर्लभ भू खनिजों रेयर अर्थ मिनरल के उत्पादन में सरकारी कंपनियों का एकाधिकार है। ये अप्रचलित तकनीकों का उपयोग करती है जो पर्यावरणीय दुष्प्रभाव उत्पन्न करता है। तो देखिए, जो रेयर अर्थ मिनरल है इनके उत्पादन में क्या है, सरकारी कंपनियों का एकाधिकार है, मतलब निजी कंपनियां इसमें नहीं है।
तो क्या है, ये पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। वित्त, पर्यावरणीय मंजूरी में देरी जैसे बुरे अनुभवों के कारण सीमित निजी निवेश जिससे उत्पादन अत्यधिक पूंजी गहन होता है। तो घरेलू चुनौतियाँ मतलब क्या है भारत में? तो देखिए, अगर कोई मतलब अगर पर्यावरणीय मंजूरी लेनी है तो उसमें बहुत देरी होती है, जिससे क्या है, निजी निवेश हतोत्साहित होता है। इसके बाद देखिए नवाचार, निम्न श्रेणी के अयस्कों से उत्पाद प्राप्त करने, पुनर्चक्रण, नए विकल्प खोजने आदि के लिए नवाचार की कमी है। ठीक है, तो ये क्या है, कोई भी नई चीज़ खोजने या फिर रिसाइकल करने, इनके लिए क्या है, इनोवेशंस की कमी है। देखिए, जो उदाहरण के लिए क्या है, ये बता रहे हैं कि दुर्लभ मृदा खनिजों की मूल श्रृंखला में चीन का प्रभुत्व है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि कुछ देशों का ही इस पर क्या है, संकेंद्रण है, मतलब उनको निकालने में, उनकी प्रोसेसिंग करने में। तो क्या है, ये अधिकतर देश इसके आयात पर, इम्पोर्ट पर निर्भर है। तो एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया कि दुर्लभ मृदा खनिजों की मूल श्रृंखला में चीन का प्रभुत्व है ज़्यादातर। परियोजना विकास की लंबी समय सीमा, एक अनुमान के अनुसार खनन परियोजनाओं को खोज से लेकर उनके प्रथम उत्पादन तक पहुंचने में बहुत अधिक समय लगता है। यह प्रवृत्ति लंबे समय के लिए बाजार की तरलता को कम करती है, साथ ही कीमत में उतार चढ़ाव के कारण घाटे की संभावना भी बढ़ जाती है। देखिए, जो भी खनन परियोजनाएं होती हैं उनको मतलब उनकी खोज करना, ठीक है, से लेकर उनके प्रथम उत्पादन तक, ठीक है, जब उनका फर्स्ट प्रोडक्शन होता है तो तक पहुंचने में क्या है, बहुत अधिक समय लग जाता है। पर तो क्या होता है, जो परियोजना विकास की जो समय सीमा है वो बहुत लंबी है। इससे क्या होता है, ये क्या है, बाजार की तरलता को कम करता है। ठीक है, जो मतलब मार्केट में मनी सप्लाई होता है उसको, ठीक है, और साथ ही कीमत में मतलब समय के साथ क्या है, कीमत में भी प्राइस भी ज़्यादा कम होते हैं। इसके कारण क्या है, घाटे की संभावना बढ़ जाती है कि उस परियोजना में घाटा होगा, ये संभावना बढ़ जाती है। महामारी के कारण संसाधन संपन्न देशों में निवेश की कमी के चलते बाजार अवरुद्ध हुआ है। इससे अयस्क की गुणवत्ता में गिरावट आई है। तो देखिए, जो अभी कोविड-19 के कारण क्या हुआ, जो भी संसाधन संपन्न देश थे उसमें निवेश की कमी, मतलब इन्वेस्टमेंट की कमी आई है, जिसके कारण क्या है, बाजार में प्रॉब्लम आई है। इससे अयस्क की गुणवत्ता में गिरावट आई है और उसके पर्यावरणीय प्रभाव में वृद्धि देखी गई है। तो अयस्क की जो गुणवत्ता है उसमें भी गिरावट आई है। देखिए, इन खनिजों के महत्व और जटिल प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला के कारण इसके लिए संघर्षों में लगातार वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार इन खनिजों की मूल्य श्रृंखला राजनीतिक अस्थिरता और भूसामरिक जोखिम के प्रति अत्यधिक सुबेद है। देखिए, ये जो खनिज है इनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और एक जटिल प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, इनके लिए संघर्षों, मतलब इनको मिलना ही टफ हो जाता है। तो क्या है, इनके संघर्ष बढ़ रहा है इनके लिए। इस प्रकार इन खनिजों की मूल श्रृंखला राजनीतिक अस्थिरता, ठीक है, प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम, इसके कारण क्या है, एक राजनीतिक अस्थिरता होती है। भूसामरिक जोखिमों के प्रति ये अत्यधिक सुवेद है। ठीक है, भूसामरिक जोखिम होते हैं। खदानों में दुर्घटनाओं, पर्यावरणीय और सामाजिक परिणामों की जांच आदि के कारण खनन गतिविधियों पर संधारणीयता या उत्तरदायित्व उत्पादन का दबाव बढ़ रहा है। ठीक है, जो खदान होती है वहाँ उधर क्या है, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं और पर्यावरण पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है ज़्यादा खनन करने से। इनके और सामाजिक परिणामों की जो जांच होती है उसके कारण क्या है, जो खनन गतिविधियां होती हैं उन पर संधारणीयता, उत्तरदायित्व उत्पादन का दबाव बढ़ रहा है। ठीक है, भारत की घरेलू चुनौतियों, दुर्लभ खनिजों के दोहन की भारत की क्षमताओं को और अधिक सीमित कर देती है। ठीक है, भारत की जो घरेलू चुनौतियां जो भी हमने देखी थी वो आगे पहले देखी थी, तो उसमें क्या है, दुर्लभ खनिजों के दोहन की जो भारत की क्षमता है उसको सीमित कर देती है। अब देखिए, एक ही यहाँ पर दिया है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ठीक है, काबिल, ठीक है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इसके बारे में दिया है, ये देखेंगे। ये 3 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों अर्थात नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एचसीएल तथा मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड एमईसीएल का एक संयुक्त उपक्रम है। तो देखिए, ये जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है उसमें क्या है, 3 सार्वजनिक उद्यमों का क्या है, एक संयुक्त उपक्रम है, नाल्को का, एचसीएल का और एमईसीएल का। ठीक है, यह विदेश में दुर्लभ और सामरिक खनिज परिसंपत्तियों की पहचान कर और उसके दोहन का कार्य करता है। इसका काम क्या है कि विदेश में देखना कि कौन से दुर्लभ खनिज हैं, उनकी पहचान करना और दोहन करना। इन खनिजों में लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, नियोडीमियम और अन्य दुर्लभ मृदा तत्व आदि शामिल है, ये सब इसमें आते हैं। वर्तमान में ये दुर्लभ और सामरिक खनिजों के दोहन के लिए ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली के साथ कार्य कर रहा है।
तो ये कई जगहों पर कार्य कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली में। आगे की राह देखिए, अब आगे क्या करना है। सरकार ने विदेशी और सामरिक दुर्लभ परिसंपत्तियों की पहचान करने और उनका अधिग्रहण करने के लिए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की स्थापना की है। तो भारत ने क्या है कि देखने के लिए कि ये कहाँ पर है दुर्लभ खनिज, ठीक है, और ये सब करने के लिए क्या है, एक खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की स्थापना की। इसके साथ ही सरकार ने पारस्परिक लाभ के लिए ऑस्ट्रेलिया भारत दुर्लभ खनिज निवेश भागीदारी जैसे द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया भारत दुर्लभ खनिज निवेश भागीदारी करी है, इस तरीके की भारत क्या है समझौते कर रहा है। भविष्य की मांग और आपूर्ति का अध्ययन करने और संभावित कमजोरियों की पहचान करने और संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करने और आवश्यक कार्रवाई हेतु दुर्लभ खनिजों पर एक आसूचना केंद्र स्थापित करना चाहिए। तो आगे क्या डिमांड और सप्लाई रहेगी, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या प्रभाव हो सकते हैं, ये सब देखने के लिए क्या है, एक आसूचना केंद्र स्थापित कर रही है दुर्लभ खनिजों पर। बेहतर अंतर समन्वय एजेंसी और दुर्लभ खनिजों की खोज में तेजी के लिए भारतीय खान ब्यूरो की क्षमता में वृद्धि करते हेतु घरेलू अन्वेषण पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एक तो अंतर एजेंसी समन्वय बढ़ाना चाहिए, ठीक है, और दुर्लभ खनिजों की खोज में तेजी के लिए जो भारतीय खान ब्यूरो है उसकी क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए, ठीक है, और घरेलू अन्वेषण पे हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, दुर्लभ खनिजों के लिए क्या क्या करना चाहिए ये बताया गया है। अनुसंधान और नवाचार पर व्यय को बढ़ावा देना, इससे उनकी बनावट का अध्ययन किया जा सकेगा। खनन और खनिज प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों को बेहतर बनाया जा सकेगा। सामग्री की गहनता को कम किया जा सकेगा और एक वैकल्पिक सामग्री की खोज की जा सकेगी। तो देखिए ये बोल रहा है कि हमें रिसर्च और जो इनोवेशन है उस पे जो खर्च है उसको बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, इससे काफ़ी कुछ होगा, टेक्नोलॉजी को अच्छा बनाया जा सकेगा, ठीक है, ये सब काम कर सकेंगे। वैकल्पिक सामग्री की खोज की जा सकेगी। इससे महत्वपूर्ण खनिज संसाधन से समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र में पॉली मेटेलिक नोड्यूल, सी फ्लोर मैसिव सल्फाइड या पॉलीमेटेलिक सल्फाइड और कोबाल्ट समृद्ध फेरोमैग्नीज क्रस्ट से महत्वपूर्ण खनिजों के खनन में भारत को मदद मिल सकती है। देखिए जो हिंद महासागर है उसका, वहाँ पर भी क्या है, हमें बहुत सारे इस क्षेत्र में भी हमें बहुत सारे दुर्लभ खनिज मिलते हैं। ठीक है, ये सारे जो मैंने आपको भी बताया। तो क्या है इनके खनन क्या है, इनसे अगर हम रिसर्च वगैरह, ठीक है, और क्या है इनोवेशन पर खर्च को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो ये है हिंद महासागर क्षेत्र में जो ये सब हैं, ठीक है, दुर्लभ खनिज, उनके खनन में भारत को मदद मिल सकती है। दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति में विविधता लाकर या उनके रणनीतिक भंडारण की सहायता से आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इनके जो मतलब सप्लाई है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से किया जाए, एक जगह से ना किया जाए, मतलब ठीक है, और क्या है इनका भंडारण किया जाए आगे के लिए। ठीक है, इससे क्या है जो आपूर्ति सप्लाई चेन है उसमें लचीलापन लाया जा सकता है। इससे अल्पकालिक आपूर्ति बाधाओं को कम करने में मदद मिलेगी। मान लीजिए कोई एक देश मना कर देता है देने से, तो आपके पास और विकल्प होंगे, जैसे प्राथमिक आपूर्ति पर दबाव करने के लिए पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, रिसाइकिल करना चाहिए, साथ ही जन जागरूकता बढ़ाकर इसमें जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें मतलब जन भागीदारी करनी चाहिए, अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं हेतु विदेशी खानों के रणनीतिक अधिग्रहण और समझौतों पर हस्ताक्षर के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना चाहिए और इसमें एमएसपी में शामिल होने के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, जो है कि मतलब संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं हेतु विदेशी खानों के रणनीतिक अधिग्रहण और समझौतों पर हस्ताक्षर के लिए मतलब जो है हमें विदेशी जो खाने हैं उन पर उनके अधिग्रहण के लिए और समझौते करने चाहिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना चाहिए और एमएसपी में भी हमें शामिल होने के प्रयास करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये सारे वीडियोस बनाने में मेहनत तो लगती है, काफ़ी कुछ आपको समझाने का अच्छे से अच्छा मैं कोशिश करती हूँ। अगर आपको पसंद आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, तो फिर मैं थोड़ा फास्ट भी करा दूँगी। ठीक है, व्यूज़ कम रहते हैं तो फिर इंकरेजमेंट नहीं मिलता है कि हमें आगे काम करने का। ठीक है, तो आपके लिए वीडियोज़ आते रहेंगे, डोंट वरी। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।